हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपनी क्लास में। तो जैसे कि आप सबको पता ही कि हम यहाँ पर आपको लगातार आपकी जो बीएससी सेकंड ईयर मैथ्स की आपकी क्लासेस यहाँ पर कंटिन्यू चलती जा रही है, जिसमें हम आपको जो यहाँ पर जो सेकंड आपका चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण, उसमें आपको जो फर्स्ट चैप्टर है उसे हमने स्टार्ट किया था, जिसके लगभग हमने 5 यहाँ पर आपके जो मेथड है उसे कंप्लीट करा दिया था। और पिछली क्लास में हमने यहाँ पर हमारा जो 6 मेथड है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन यानी यथार्थ अवकल समीकरण उसे स्टार्ट करा था। आई होप आपने उन सभी क्लासेस को देख लिया होगा। अगर अभी आप इस चैनल पर नए और अभी तक आपने उन पहले की क्लासेस को नहीं दे रखा है तो इसके ऊपर हमने सेपरेट प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप इससे पहले वाली क्लासेस और इसके बाद जो क्लासेस आई उस पीडीएफ में उस प्लेलिस्ट में आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज की क्लास का हमारे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि हम यथार्थ अवकल समीकरण यानी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड से हम यहाँ पर करने वाले हैं, जो कि क्या है सॉल्व यानी हल कीजिए y sin 2x dx माइनस क्वेश्चन में 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी वाई इक्वल टू 0। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन होने वाला है। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको कंटिन्यू यहाँ पर क्लासेस देखनी है बीएससी सेकेंड ईयर की, तो इस चैनल पर आपको हमेशा बीएससी सेकेंड ईयर मैथ्स की क्लासेस मिलती रहेगी। उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, जिससे ही आपको क्या है हम जो भी लेटेस्ट आपके लिए क्लास लाएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाएगी। इसलिए आप इससे सब्सक्राइब और पास में बेल आइकन उसको ऑल पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पर इसमें हमें यथार्थ अवकल समीकरण कैसे निकालना होगा। सबसे पहले तो हमें ये चेक करना होगा कि यहाँ पर ये एम डी वाई प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 की फॉर्मेट में है या नहीं है। तो आप यहाँ पर देखेंगे इस dx के साथ यहाँ पर जो पूरी वैल्यू आ रही है ये हमारी m की वैल्यू हो जाती है, और n के साथ में यानी इस dy के साथ में जो पूरी वैल्यू आ रही है वो यहाँ पर हमारी n की वैल्यू हो जाती है। और पिछली क्लास में मैंने जो हमारा लास्ट क्वेश्चन करा था उसमें भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था। वहाँ पर मैंने आपको कहा था कि आपको जो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 जो यहाँ पर हमारा फॉर्मेट है उसमें प्लस आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है माइनस। तो हमें यहाँ पर क्या करना होता है इस टाइप के क्वेश्चनों में, हमें इस यहाँ पर जब हम n की वैल्यू निकालते हैं उसमें हमें इस माइनस को भी क्या करना है, हमें इस n की वैल्यू के साथ ही यहाँ पर ले लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब हमने n की वैल्यू निकाली तो इसके साथ में हमारे यहाँ पर माइनस दे रखा था, इस माइनस वैल्यू को भी हमने यहाँ पर क्या कर दिया इस n के साथ ही यहाँ पर ले लिया है। इसका आप यहाँ पर बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ओके, तो यहाँ पर हमारी m की वैल्यू आ जाती है, n की वैल्यू आ जाती है। उसके बाद हमें क्या करना होता है इस m की वैल्यू जो आती है उसका आपको y के सापेक्ष आंशिक अवकलन यहाँ पर कर देना है। बिल्कुल सिंपल होने वाला है। तो डेल m अपॉन डेल y हम यहाँ पर कर देते हैं। आप सबको पता है आंशिक अवकलन क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन, यानी अगर हम y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें x को क्या मानना होगा, अचर यहाँ पर मानना होगा। तो y का यहाँ पर क्या हो जाता है आंशिक अवकलन 1 हो जाता है, साथ में क्या बच जाता है sin 2x यहाँ पर हमारे बच जाता है। और जब आप यहाँ पर आपको n का क्या करना होगा x के सापेक्ष आंशिक अवकलन यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होगा। माइनस बाहर दे रखा है यही है, ठीक है। x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं तो y को हमें कांस्टेंट यानी अचर मानना होगा। 1 का 0 हो जाता है, y हम यहाँ पर कांस्टेंट यानी अचर मान रहे तो ये 0 हो जाता है। कोस स्क्वायर एक्स का कैसे होगा, ये 2 आपके आगे आएगा सबसे पहले तो, फिर यहाँ पर ये कोस एक्स वैसा का वैसा रहेगा क्योंकि 2 में से -1 करेंगे तो दोबारा कोस एक्स ही बच जाता है। फिर अब आपकी जो कोस एक्स आया है उसका भी आपको दोबारा आंशिक अवकलन करना होगा। तो कोस एक्स का अवकलन क्या हो जाता है साइन एक्स माइनस साइन एक्स होता है, इसका ध्यान रखिएगा। कोस एक्स का क्या होता है माइनस, तो इस माइनस को हमने आगे लिख दिया है, साइन एक्स यहाँ पर आपके आ जाता है। और आप यहाँ पर देखेंगे बाहर पहले से माइनस और यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। क्या बच जाता है आपके 2 साइन एक्स कोस एक्स यहाँ पर आपके आ जाता है। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 2 साइन एक्स कोस एक्स किसका फॉर्मूला रहता है, साइन 2x का यहाँ पर आपके फॉर्मूला रहता है। तो डेल एन अपॉन डेल एक्स क्या निकल के आ जाता है आपके साइन 2x यहाँ पर आपके आ जाता है। अब आप यहाँ पर देखिए कि ये दोनों वैल्यू आई है वो आपकी सेम है या नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे इसकी वैल्यू भी क्या आई है साइन 2x यहाँ पर हमारी निकल के आई है, और यहाँ पर डेल एन अपॉन डेल एक्स की भी वैल्यू साइन 2x निकल के आई है, यानी एक दूसरे की क्या हो जाती है इक्वल यहाँ पर निकल के आ रही है। जब ये दोनों एक दूसरे की इक्वल आ जाती है तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर ये आपकी यथार्थ अवकल समीकरण होंगी, यानी सो इट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर हो जाती है। और जब ये आपकी यथार्थ अवकल समीकरण आ जाती है उसके बाद हमें आंसर लाने के लिए इसे 3 स्टेपों से होकर यहाँ पर निकालना पड़ता है। तो 3 स्टेप आपकी कौन कौन सी होने वाली है। पहली स्टेप होती है कि आपको जो ये m की वैल्यू आई है y sin 2x, इसका आपको x के सापेक्ष क्या करना होगा इंटीग्रेशन करना होगा यानी समाकलन करना होगा। और सेकेंड स्टेप क्या होती है कि आपको जो जब आप फर्स्ट स्टेप में जो आंसर आएगा उसी का आपको y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर देना है। और थर्ड स्टेप क्या होगी कि आपको जो सेकंड स्टेप में आंसर आया है उसमें से आपको n की वैल्यू को माइनस कर देना है, साथ में उसका dy के सापेक्ष इंटीग्रेशन यहाँ पर कर देना है। काफी सिंपल यहाँ पर क्वेश्चन होने वाले। तो आइए फर्स्ट स्टेप पे हम यहाँ पर चलते हैं।
तो जैसे कि यहाँ पर आप फर्स्ट स्टेप देख सकते हैं जो कि क्या है, इंटीग्रेशन m dx। m की वैल्यू क्या है अभी मैंने आपको बताया था, y साइन 2x यहाँ पर आपकी आई थी, उसका आपको dx के सापेक्ष क्या कर देना है, इंटीग्रेशन यानी समाकलन कर देना है। जब आप इसका समाकलन करते हो तो क्या आता है, y माइनस वाई तो कांस्टेंट है, तो ये तो वैसा का वैसा। जब आप फर्स्ट स्टेप कर रहे हो तो मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, उस समय आपको यहाँ पर आप देखेंगे y को हमें यहाँ पर निश्चर मानना होगा, यानी इनवेरिएंट मानना होगा, यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि हमें अचर यहाँ पर मानना होगा। तो y हमारा वैसा का वैसा रहेगा। साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, cos 2x यहाँ पर आपके हो जाता है, यहाँ पर आप देखिएगा माइनस cos 2x होता है, ठीक है, क्योंकि जब आप साइन का इंटीग्रेशन करते हैं यानी समाकलन करते हैं तो माइनस कोस आता है, आप इस बात का यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और जब कोस का यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं तो प्लस साइन आता है, ठीक है, अवकलन में इसका उल्टा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, माइनस कोस 2x हो जाता है। इस x के साथ में यहाँ पर 2 भी दे रखा है, तो ये 2 भी क्या आएगा, अपॉन में 2 यहाँ पर आपके आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन निकल के आ गया। अब आपको जो फर्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन आया है उसका आपको सेकेंड स्टेप में y के सापेक्ष क्या कर देना है, यहाँ पर आपको इसका आंशिक अवकलन कर देना है। तो आइए इसका आंशिक अवकलन कर देते हैं, बिल्कुल सिंपल होने वाला है। यहाँ पर हमारे ये आंसर आया फर्स्ट स्टेप में, इसका हम y के सापेक्ष आंशिक अवकलन यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो y के साथ आप आंशिक अवकलन करेंगे तो 1 आ जाएगा, साथ में पूरी कांस्टेंट वैल्यू होती है, साथ में बच जाती है माइनस cos 2x अपॉन 2 यहाँ पर आपके आ जाता है। अब आपके क्या होगा, थर्ड स्टेप में जो आपके सेकंड स्टेप में आंसर आया इसको आपको किस में से माइनस करना है, n की वैल्यू में से यहाँ पर माइनस करना है। साथ में यहाँ पर आप देखेंगे कि सेकंड वैल्यू में आंसर आप देखेंगे माइनस में आ रहा है। और आपके फॉर्मेट में जो आपका थर्ड यहाँ पर आपको बता देते हैं हम, यहाँ पर आपको जो थर्ड स्टेप में आपका यहाँ पर ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन n माइनस, आपको जो सेकंड में आंसर आया ये पूरा देखेंगे आप, इसमें से आपको माइनस कर देना है, यहाँ पर साथ में y के साथ इंटीग्रेशन भी इसका कर देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सेकंड स्टेप में आंसर आया वो माइनस में आया, और यहाँ पर फॉर्मूले में भी पहले से क्या दे रखा है, माइनस दे रखा है। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा आपके, प्लस यहाँ पर आपके हो जाएगा। ओके, तो आप बस यहाँ पर थर्ड स्टेप में जो हमारी वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। कैसे होगा कि n की वैल्यू अभी मैंने शुरुआत में ही आपको बताई थी, शुरुआत में हमने निकाल ली थी, माइनस तो कोष्टक में आ रही होगी 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स। तो वहाँ पर जहाँ पर n की वैल्यू आप जाके देख सकते हैं कि बाहर माइनस दे रखा था, उस माइनस को हम तीनों से यहाँ पर जो अंदर कोष्टक में उन सबसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और क्या आता है आपका -1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर एक्स आ जाता है। और इस पूरी वैल्यू क्या आई थी आपकी, माइनस कोस 2x आई थी। तो यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, कोस 2x यहाँ पर dy हमारे यहाँ पर निकल के आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब सिंपली हमें क्या कर देना है, इसको सॉल्व कर देना है। सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, इसका इंटीग्रेशन करना होगा। इंटीग्रेशन करने से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें कोस 2x दे रखा है, तो इस कोस 2x का आप सब फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है, उसे हम यहाँ पर रख देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इससे पहले हमारे जो यहाँ पर कोस 2x था उसकी जगह हमने फॉर्मूला रख दिया है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 हमने यहाँ पर रख दिया। फिर से सॉल्व कर लीजिए, -1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर आप सबसे पहले इस 2 कोस स्क्वायर के अपॉन में 2 लेना होगा, फिर इस 1 के साथ यहाँ पर आपको अपॉन में 2 लेना होगा। जब आप 2 कोस स्क्वायर एक्स के साथ अपॉन में 2 लेते हैं तो यहाँ पर 2 से 2 कट हो जाता है, क्या बचता है केवल प्लस कोस स्क्वायर एक्स यहाँ पर बच जाता है। फिर इसके बाद इस -1 के अपॉन में 2 लेना होगा, तो यहाँ पर -1 अपॉन 2 यहाँ पर आपके आ जाएगा। साथ में इस dy के सापेक्ष आपको इसका इंटीग्रेशन कर देना है। उससे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर माइनस में ये कोस स्क्वायर एक्स और ये प्लस कोस स्क्वायर एक्स है, तो ये एक दूसरे से यहाँ पर कट यहाँ पर हो जाते हैं। और यहाँ पर -1 और -1/2 जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, -3/2 आता है। यहाँ पर माइनस वाई स्क्वायर आपके बच जाता है, इसका आपको y के सापेक्ष इंटीग्रेशन कर देना है, जो कि काफ़ी सिंपल होने वाला है। यहाँ पर क्या आ जाता है, -3/2y आ जाता है, और यहाँ पे इस वाई स्क्वायर का y के सापेक्ष इंटीग्रेशन करेंगे तो y³ यहाँ पर आपके आ जाता है। तो यहाँ पर तीनों स्टेप आपकी हो चुकी है। अब फाइनल आंसर लाने के लिए आपको क्या करना होगा, जो कि मैं आपको बताया था कि आपके जो फर्स्ट स्टेप में आपका जो आंसर आया था, साथ में जो आपके अभी ये थर्ड स्टेप में आंसर आया, इन दोनों को आपको प्लस कर देना है और इक्वल टू के सी यहाँ पर रख देना है। तो आप फर्स्ट स्टेप में वहाँ पर जाके देखिए, अभी इससे पहले हमने निकाला था फर्स्ट स्टेप में, तो वहाँ पर आंसर क्या आया था, तो वहाँ पर आंसर आया था फर्स्ट स्टेप में आपके -y cos 2x अपॉन 2 आया था, जाके आप देख सकते हैं। और थर्ड स्टेप में क्या आया आपके, -3/2y माइनस y³ अपॉन 3 यहाँ पर हमने कर दिया, इक्वल टू सी हमें यहाँ पर रख देना है।
आप देख सकते हैं। फिर सिंपली हमें क्या कर देना है, इसको और सॉल्व करना होगा। तो हम यहाँ पर सॉल्व करने के लिए अपॉन में यहाँ पर 2 और 3 है, इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। जब आप एलसीएम लेंगे तो अपॉन में 6 यहाँ पर आपके आ जाएगा, 6 आ जाएगा अपॉन में। उस 6 को हम सी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6c यहाँ पर आपके हो जाता है। साथ में जो आपके एलसीएम आया उसको हम सॉल्व भी करेंगे। तो जैसे सॉल्व करेंगे तो आप नॉर्मल एलसीएम तो आप सबको पता ही, जैसे आप इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आता है -3y cos 2x माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा 9y यहाँ पर आपके आ जाएगा -2y³ इक्वल टू 6c यहाँ पर आपके आ जाता है। कुछ स्टूडेंट्स को अगर इसमें भी यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रही है तो मैं आपको बता देता हूँ कि नॉर्मली क्या करना होता है कि जैसे आप इसका एलसीएम लेंगे तो अपॉन में 6 आ जाएगा, फिर 2 में 6 का डिवाइड दीजिए, क्या आएगा यहाँ पर आपके 3 आएगा, उस 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर आपके आ जाता है। फिर इस 2 को आप 6 में डिवाइड देंगे तो 3 आ जाएगा, उस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9y यहाँ पर आपके आ जाता है। इस 3 को अगर आप 6 में डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, उस 2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2y³ यहाँ पर आपके आ जाएगा। और अपॉन में 6 था उसको हमने c से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 6c यहाँ पर आपके आ जाता है। चाहे तो आप 1-2 स्टेप और बढ़ा सकते हैं इसे अच्छी तरह से यहाँ पर समझने के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो आपके 6c है इसे हम एक नया कांस्टेंट दे देते हैं k, यहाँ पर हम दे देते हैं। साथ में यहाँ पर आपके जो पूरा ही माइनस में आ रहा है तो हम क्या करते हैं इस माइनस को कॉमन लेके इक्वल टू के उधर भेज देते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हैं इस पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैसे भी कर लीजिए। तो जैसे आप इन सबको माइनस कॉमन लेते हैं उसको उधर इक्वल टू 6c के उधर भेज देते हैं तो ये -6c यहाँ पर आपके हो जाएगा और ये पूरा एक नया कॉन्स्टेंट क्या बन जाता है k यहाँ पर बन जाता है और ये सारी वैल्यू क्या हो जा रही है हमारी प्लस में यहाँ पर हो जाती है और ये क्या होता है हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर हमारे हो जाता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब आपको हो सकता है कि अब ये जो मेथड है काफ़ी अब समझ में आने लग गया होगा क्योंकि कई क्वेश्चंस पे हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं। और अब हम आपको जो क्वेश्चंस कराने वाले आप इसे बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से समझिएगा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे गए। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर होने वाला है, तो आप इसे बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, इसे आप लगा लीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि ये कई बार यूनिवर्सिटियों में पूछा गया क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपके क्या दे रखा है, यहाँ पर ये आपके सॉल्व यानी हल कीजिए y कोष्ट में 1 प्लस 1/x p प्लस कोस y dx प्लस x प्लस log x माइनस x साइन y dy इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम सॉल्यूशन में इसी क्वेश्चन को यहाँ पर लिख देते हैं। अब यहाँ पर आप देखिएगा सबसे पहले कि यहाँ पर ये आपके m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 की फॉर्म में है या नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके dx के साथ में जो ये पूरी वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है यहाँ पर आपकी m की यहाँ पर वैल्यू होती है। तो यहाँ पर ये m की वैल्यू हो जाती है आपकी क्या हो जाती है y कोष्ट में 1 प्लस 1/x प्लस कोस y और इसी प्रकार ये n की वैल्यू हो जाती है जो dy के साथ में होता है, ये आपकी n की वैल्यू यहाँ पर आपके हो जाती है। उसके बाद हम क्या करते हैं इस m का y के सापेक्ष क्या करते हैं हम यहाँ पर आंशिक अवकलन करते हैं यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। आप सबको पता है कि आंशिक अवकलन में हमें क्या करना होता है कि अगर हम y के सापेक्ष यहाँ पर आंशिक अवकलन कर रहे हैं तो हम यहाँ पर x को अचर मानना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम जैसे y का यहाँ पर आंशिक y का ही y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं तो 1 आ जाता है, क्या बचता है आपके 1 प्लस 1/x बच जाता है। कोस y का आप y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस साइन y यहाँ पर हमारे आ जाएगा। तो ये तो हमारा सॉल्व हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको n का x के सापेक्ष क्या करना होगा आंशिक अवकलन। अगर आप x का सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको y को क्या मानना होगा अचर यानी कांस्टेंट मानना होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे x का क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है, ये 1 हो चुका है। log x का अवकलन क्या होता है जल्दी से बताइए 1/x होता है, तो 1/x लिख दिया। फिर माइनस में x का क्या हो जाएगा 1 और जो ये कांस्टेंट वैल्यू साइन y इसके साथ जुड़ी हुई है इसलिए साइन y यहाँ पर आपकी बच जाएगी। ओके, अब आप यहाँ पर देखिए कि दोनों सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर भी सेम है वैल्यू और यहाँ पर भी सेम वैल्यू है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा डेल m अपॉन डेल y और डेल n अपॉन डेल x क्या है हमारा इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते तो हम क्या कह सकते हैं कि अतः यह आपकी यथार्थ अवकल समीकरण होगी यानी सो इट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पर ये हमारी यथार्थ अवकल समीकरण निकल के आ चुकी है यानी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर आपकी आ चुकी है। जब ये आ जाती है उसके बाद हमें आंसर लाने के लिए इसको 3 स्टेपों से यहाँ पर निकालना पड़ता है। तो 3 स्टेप कौन कौन सी यहाँ पर आपकी फर्स्ट स्टेप है यहाँ पर कि आपको जो m का इंटीग्रेशन करना है x के यहाँ पर सापेक्ष। तो हमारी m की वैल्यू क्या है यहाँ पर ये दे रखी है आपको
इसका हमें यहाँ पर x के सापेक्ष का समाकलन कर देना है, जो कि बिल्कुल ही आसान है। और साथ में हमें इस बात का भी यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर हम x के सापेक्ष आंशिक इसका समाकलन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें y को निश्चर मानना होगा यानी इनवेरिएंट मानना होगा, या आप एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि आपको अचर यानी कांस्टेंट यहाँ पर मानना होगा। तो यहाँ पर आप सबको पता है कि जो भी अचर वैल्यू होती है यहाँ पर हमारी जो कांस्टेंट वैल्यू वो हमारे यहाँ पर इंटीग्रेशन के बाहर आ जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर हमारा y एक तरह से अचर है यानी कांस्टेंट है, तो इससे y को हम कहाँ ले जाते हैं, इंटीग्रेशन के बाहर ले जाते हैं। फिर इंटीग्रेशन में आपके यानी समाकलन में क्या बचेगा, आपके 1 + 1/x यहाँ पर आपके आ जाएगा। उसी प्रकार ये इंटीग्रेशन हम इधर भी ले आते हैं, इस यहाँ पर इंटीग्रेशन लाएंगे तो यहाँ पर cos y क्या चल जाएगा आपके बाहर, क्योंकि cos y भी एक तरह से क्या है, आपके अचर है, क्योंकि इसके साथ y आ रहा है तो ये पूरा ही क्या हो जाता है, आपका अचर हो जाता है, ये भी आपके बाहर आ जाएगा। और इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, आपके dx यहाँ पर आपके आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा यहाँ पर y बाहर आ गया, इंटीग्रेशन में आपके आता है 1 + 1/x dx, फिर प्लस cos y को भी हम बाहर लिया है और इंटीग्रेशन में यहाँ पर आपके dx यहाँ पर आपके आ जाता है। फिर इसका सिंपली आप इंटीग्रेशन यानी समाकलन कर दीजिए, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे x के सापेक्ष तो x आ जाएगा, 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो log x यहाँ पर हमारा आ जाएगा। उसी अनुसार यहाँ पर आपके जब dx का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो साथ में क्या आ जाता है, x आ जाता है, cos y पहले से ही यहाँ पर बाहर था तो ये cos y x हो जाता है, आप x cos y भी कह सकते हैं। आप क्या करिएगा, इस x को आगे लिख दीजिएगा, x cos y से लिख दीजिएगा, जिससे आपको और अच्छी तरह से बेटर यहाँ पर समझ में आ जाएगा। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर सेकंड स्टेप में चलते हैं। तो सेकंड स्टेप में क्या होता है, आपको जो फर्स्ट में आंसर आया है उसका आपको y के सापेक्ष क्या करना होता है, आंशिक अवकलन करना होता है यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होता है। तो यहाँ पर हमारी ये वैल्यू क्या दे रखी है, अभी हमने निकाली, इसका आपको y के सापेक्ष यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देना। क्या होगा, यहाँ पर आप देखें y के सापेक्ष इस y का ही करते तो 1 आ जाएगा और क्या वैल्यू बचेगी, x + log x बच जाएगी। फिर यहाँ पर क्या आएगा, आप देखिएगा x की वैल्यू तो वैसी की वैसी, क्योंकि ये आपका एक तरह से अचर है। cos y का y के सापेक्ष इंटीग्रेशन करेंगे यानी समाकलन करेंगे तो क्या आता है, माइनस साइन y आता है। तो यहाँ पर माइनस साइन y यहाँ पर आपके आ जाएगा, माइनस प्लस यहाँ पर माइनस यहाँ पर आपके हो जाता है, माइनस x साइन y यहाँ पर आपके आ जाता है। अब ये सेकंड स्टेप होगी। अब यहाँ पर हमारी जो लास्ट स्टेप होती है, थर्ड स्टेप, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें क्या करना होता है, जो कि काफ़ी सिंपल होती है। यहाँ पर आपकी जो ये अभी वैल्यू आई है आपकी, इसको आपको n की वैल्यू में से माइनस यहाँ पर कर देना होता है। तो n की वैल्यू क्या थी, हमने शुरुआत में m और n की वैल्यू निकाली थी, वहाँ पर आप देखिए कि n की वैल्यू हमने क्या लिखी थी। तो वहाँ पर हमने n की वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं x + log x माइनस x साइन y, वहाँ पर आपकी यहाँ पर n की वैल्यू थी, उसे हमने यहाँ पर रख दिया है। उसके बाद में यहाँ पर आपको जो आंसर आया उसको आपको माइनस यहाँ पर कर देना है। तो जैसे इस आंसर को यहाँ पर माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये माइनस बाहर लगा हुआ है इस फॉर्मूले में पहले से ही, तो ये माइनस से ये माइनस x हो जाएगा, जैसे कि देख सकते हैं। इस माइनस से प्लस log x भी माइनस log x हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप देखेंगे इस माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और क्या आ जाएगा आपका x साइन y यहाँ पर आपके आ जाएगा। बाहर तो dy पहले से चल रहा था। अब यहाँ पर आप देखिए कौन कौन सी वैल्यू यहाँ पर कट रही है आपकी, तो यहाँ पर प्लस log x, ये माइनस log x एक दूसरे से यहाँ पर आपके कट हो जाती है। फिर ये प्लस x और ये माइनस एक दूसरे से यहाँ पर कट हो जाती है। फिर माइनस x साइन y और प्लस x साइन y ये एक दूसरे से यहाँ पर कट हो जाती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्या वैल्यू बची, यहाँ पर तो हमारी सभी वैल्यू कट गई, तो यहाँ पर आपकी फाइनल क्या बचता है, 0 यहाँ पर आपके इंटीग्रेशन में बच जाता है, साथ में यहाँ पर dy आपके बचता है। जब आप इस 0 का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे एक ही वैल्यू आती है, वो होती है हमारा कांस्टेंट। तो हमारे यहाँ पर कांस्टेंट c यहाँ पर निकल के आ जाता है। फिर इसके बाद क्या करना होता है, हमारे जो फर्स्ट स्टेप में आंसर आया और थर्ड स्टेप में आंसर आया, इन दोनों को आपको प्लस करके इक्वल टू के c यहाँ पर रख देना है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पर थर्ड स्टेप में पहले से यहाँ पर हमारा कांस्टेंट यानी c वैल्यू आ गई, तो हम इक्वल टू में क्या रखें, तो हम यहाँ पर इक्वल टू में क्या रखेंगे, इस बार हम नया कांस्टेंट यानी k हम यहाँ पर रख देते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अतः यहाँ पर हमारे जो फर्स्ट में आंसर आया था प्लस थर्ड में जो हमारा आंसर आया इक्वल टू, हम यहाँ पर के जो हमारा नया कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर पहले से कांस्टेंट हमारा सी आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर नया कांस्टेंट के यहाँ पर रख देते हैं इक्वल टू के। हमारा फर्स्ट में क्या आंसर आया था, वाई कोष्ट में x + log x, थर्ड में साथ में प्लस x cos y, ये पूरा आपका फर्स्ट में स्टेप में यहाँ पर आपके आंसर आया था, आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपके प्लस में यहाँ पर आपके क्या आ रहा है, ये c आ रहा है, इसे हम यहाँ पर वैसा का वैसा रख देते हैं। इक्वल टू के क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके के यहाँ पर आपके आ जाता है। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट स्टेप में मैंने इसे cos yx लिखा था, क्योंकि x बाद में आया था। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा था उस x को आप आगे भी रख सकते हैं, तो ये x cos y आ चुका है। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकते हैं कि सर वहाँ पर तो cos yx लिखा हुआ है,
तो वो एक्स मैंने आपको वहाँ पर आप सही कर लीजिएगा, उस एक्स को आगे लिख दीजिएगा जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो ये एक्स कोस वाई यहाँ पर आपके हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इस कॉन्स्टेंट को उधर ले जाते हैं क्योंकि कॉन्स्टेंट एक जगह ही हम रख देते हैं। जैसे ये कॉन्स्टेंट उधर जाएगा तो ये एक नया कॉन्स्टेंट दोबारा क्या बना देगा, यहाँ पर आपके सी कॉन्स्टेंट यहाँ पर हमारे बना देगा। इसे कैपिटल सी आप रख दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे ये नया कॉन्स्टेंट हमारे यहाँ पर सी बन चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर इस वाई को हम दोनों अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये वाई एक्स हो जाएगा और ये वाई लॉग एक्स हो जाएगा, फिर प्लस कोस एक्स कोस वाई एक्स कोस वाई इक्वल टू सी। यही क्या आ जाता है हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर हमारा निकल के आ जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और कई बार ये यूनिवर्सिटी में पूछा गया क्वेश्चन से। तो आप इसकी अच्छी तरह से यहाँ पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसे भी आप बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। तो जैसा कि अभी यहाँ पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप लगा लीजिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि इसे ये जो आपका ये क्वेश्चन है कई बार कई यूनिवर्सिटी में पूछा गया क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छे लेवल का ये क्वेश्चन है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको यथार्थ अवकल समीकरण में कोई सा भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगेगा, इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। उससे पहले मैं आपको एक बात यहाँ पर बता दूं, जो कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हमने यहाँ पर आपके लिए जिन स्टूडेंट्स को यहाँ पर पीडीएफ चाहिए, हमारी ये जो नोट्स हम आपको करवाते हैं, तो हमने सेपरेट जो नोट्स के भी यहाँ पर एक आपको प्रोवाइड करवा दिए। आपके जो फर्स्ट लेक्चर से 18 लेक्चर, यानी जो आपके चर पृथक्करण विधि से लेकर आपके जो लास्ट आपका कौन सा था, जहाँ तक आपके बर्नौली समीकरण के आपके क्वेश्चंस हुए थे, वहाँ तक यहाँ पर आपका पूरा जो मैटर हमने एक पीडीएफ तैयार कर दी, जो कि लगभग आपके 72 पेजेस की यहाँ पर आपकी पीडीएफ तैयार हुई है। वो जाके आप हमारे जो पीडीएफ स्टोर है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप परचेस यानी बाय कर सकते हैं। उसकी प्राइस हमने बिल्कुल मिनिमम हमने रखी है और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स वो जो पीडीएफ है वो खरीद भी यहाँ पर चुके। कल ही हमने आपके लिए यहाँ पर ये पीडीएफ डाली थी और उससे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हमें देखने को मिला और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने वो पीडीएफ बाई करी और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को वो पसंद भी आ रही है। उसके कई रिव्यू हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे, तो आप भी चाहे तो वहाँ पर उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स कैसे पढ़ाई करते हैं कि जैसे कि वो पीडीएफ डाउनलोड करके पहले यहाँ पर अच्छी तरह से क्लास में समझ लेते हैं सभी क्वेश्चंस को, फिर उसके बाद उस पीडीएफ से प्रैक्टिस यहाँ पर करते हैं, उन क्वेश्चंस को वहाँ पर से नोट डाउन बाद में कर लेते हैं या उसी से समझ लेते हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जिन भी स्टूडेंट्स को कैसे भी सही लगे आप स्टडी कर सकते हैं। चाहे तो अभी हम आपको जो क्वेश्चन करवा रहे हैं आप हाथों हाथ कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स को पीडीएफ से बाद में तैयार करना हो तो वो भी कर सकते हैं। इसके बाद की बर्नौली के बाद की जो पीडीएफ है, आपको जब हम ये पूरा चैप्टर आपको फिनिश करवा देंगे और यथार्थ समीकरण, जो कि कुछ ही दिनों में आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम इसकी भी पीडीएफ आपको हमारे पीडीएफ स्टोर पे यहाँ पर मिल जाएगी। तो दोनों का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो पिछली पीडीएफ का लिंक और साथ में जो हमारी पीडीएफ स्टोर है, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिन स्टूडेंट्स को बाय करनी है वो बाय कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या है, सॉल्व यानी हल कीजिए एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर कोष्ट में एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर क्या करना होगा हमें, सबसे पहले तो ये ए स्क्वायर है, इसको इन दोनों से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कैसे करेंगे, ए स्क्वायर एक्स डी वाई, साथ में यहाँ पर हम इस अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इनको भी सेपरेट हम यहाँ पर रख लेते हैं। तो ये अपॉन में कैसे आ जाएगा, ए स्क्वायर एक्स डी वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर माइनस में ए स्क्वायर वाई डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर आपका सेपरेट हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, इसको एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 की फॉर्म में यहाँ पर हमें बनाना है, क्योंकि जिससे भी पहले हमने जितने भी क्वेश्चंस करे उसमें पहले से आपके दिया होता था हमारे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 की फॉर्म में, लेकिन यहाँ पर हमें से बनाना होगा, इसलिए ये क्वेश्चन काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस टाइप के क्वेश्चन ही यूनिवर्सिटी में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। ये आपके जो बड़े बड़े सेक्शन होते हैं, सेक्शन सी, जिसमें आपके 10-15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें क्या करना है, dx और dy की वैल्यू को अलग कर देना है। कैसे करेंगे, यहाँ पर भी dx दे रखा है, यहाँ पर भी dx दे रखा है, तो इनको हम सेपरेट एक जगह ले आते हैं। यहाँ पर x dx है, यहाँ पर भी ये dx है, तो इसको हम इधर ले आते हैं, तो ये प्लस में हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये माइनस में वैल्यू है पूरी, इक्वल टू उधर जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। साथ में हम dx को भी क्या ले लेंगे, कॉमन हम यहाँ पर ले लेंगे। तो ये कैसे हो जाएगा, x प्लस ए स्क्वायर वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और dx हमने कॉमन ले लिया है। वैसे हमने यहाँ पर भी करना होगा। यहाँ पर हमारी जो dy की वैल्यू ये पूरी, इसको इक्वल टू के उधर ले जाते हैं, तो ये प्लस में उधर जाते किस में हो जाएगा, माइनस में, और साथ में dy को कॉमन ले लेंगे। तो y माइनस में ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और dy इक्वल टू 0 यहाँ पर हमारे आ जाता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ये हमारा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 की फॉर्म में आ चुकी है। dx के साथ ही आपकी जो पूरा ब्रैकेट में दे रखा है ये हमारी m की वैल्यू हो जाएगी, और dy के साथ ये जो पूरी वैल्यू दे रखी है वो हमारी यहाँ पर n की वैल्यू यहाँ पर हमारी
हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो सबसे पहले हम m की वैल्यू यहाँ पर निकाल लेते हैं। m की वैल्यू क्या है, x प्लस ए स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसका क्या करना होता है, हमें यहाँ पर y के सापेक्ष हमें इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन यानी आंशिक अवकलन हमें यहाँ पर करना होता है, जो कि बिल्कुल ही आसान होने वाला है। इसे आप बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हम यहाँ पर इस m का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं, कैसे होगा, उस समय हमें यहाँ पर जब हम y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करें उस समय हमें यहाँ पर x को क्या मानना होता है, अचर यानी कांस्टेंट मानना होता है। तो आप जब x का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो नॉर्मल सी बात है, वो क्या आएगा, आपका 0 आएगा। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे अब हमें इसका यहाँ पर क्या करना है, आंशिक अवकलन करना है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल नॉर्मल तरीके से तो आपका ये निकलेगा नहीं। इसमें हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा कि जो आप यहाँ पर पहले x अपॉन y का यहाँ पर लगाते थे, आप सबको पता है कि जब x अपॉन y का हमें यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होता है तो किस प्रकार से करते हैं। जिन स्टूडेंट्स को पता नहीं, मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर सबसे पहले तो आपकी जो अपॉन में जो वैल्यू दे रखी है उस वाले का क्या करना होता है, स्क्वायर करना होता है। तो अपॉन में क्या वैल्यू है आपकी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं। फिर हमें क्या करना होता है कि हमारे यहाँ पर जो नीचे आपकी ये वैल्यू थी उसको वैसा का वैसा आप ऊपर यहाँ पर रख दीजिए। तो हमने रख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। साथ में जो आपकी ऊपर वाली वैल्यू थी उसका आपको यहाँ पर क्या करना होता है, आंशिक अवकलन, या जो भी आप अवकलन कर रहे हैं तो अवकलन करना होता है, आंशिक अवकलन कर रहे हैं तो आंशिक अवकलन करना होता है। तो ऊपर वाली वैल्यू का क्या कर देते हैं, हम आंशिक अवकलन यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ए स्क्वायर वाई का हम वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, केवल ए स्क्वायर ही तो बचेगा, क्योंकि वाई का तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और क्या बच जाता है आपका, ए स्क्वायर यहाँ पर बच जाता है, क्योंकि ये तो एक कांस्टेंट था। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपके क्या आएगा, माइनस आता है, जो आपके फॉर्मूले में दिया होता है माइनस आता है। उसके बाद जो आपकी ऊपर वाली वैल्यू थी उससे आपको वैसा का वैसा रहने देना होता है। उसके बाद आपको जो नीचे वाली वैल्यू है उसका यहाँ पर y के सापेक्ष क्या करना है, यहाँ पर आंशिक अवकलन करना है। तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है। और वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2y यहाँ पर हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके आ जाता है, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये पूरा हमारा आंशिक अवकलन हो चुका है। दोबारा बता देता हूँ, सबसे पहले इस प्रकार के आपकी जब भी आ जाए आपको अवकलन यानी आंशिक अवकलन करना हो तो आपको नीचे वाली वैल्यू का क्या करना है, पहले स्क्वायर करना है, फिर नीचे वाली जो वैल्यू उसको वैसे का वैसा ऊपर रखना है। इसके साथ जो ऊपर वाली वैल्यू थी उसका आपको उसके सापेक्ष क्या करना होता है, आंशिक अवकलन करना होता है, जो कि कर दिया। फिर माइनस में अब आपको क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यू को वैसा रखना है और नीचे वाली वैल्यू को आपको अवकलन यहाँ पर करना होता है, जो कि हमने यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देखें यहाँ पर भी ए स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर भी ए स्क्वायर आता है। इस ए स्क्वायर को हम यहाँ पर बाहर कॉमन ले लेते हैं। कोष्टक में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर -2y, ये यहाँ पर ये y दोनों तरफ दे रखा है तो ये 2y स्क्वायर हो जाएगा। अपॉन में ये वैल्यू आपकी सेम टू सेम यहाँ पर रहती है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे y स्क्वायर में से -2y स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, -y स्क्वायर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यहाँ पर आपके आ जाता है और ये पूरी हमारी डेल एम अपॉन डेल वाई की वैल्यू यहाँ पर निकल के आ जाती है। अब हमारी जो n की वैल्यू थी, यहाँ पर आप देखिएगा n की वैल्यू कहाँ पर थी, तो ये dy के साथ भी ये जो आपकी पूरी वैल्यू दे रखी है क्या होगी, हमारी n की वैल्यू होगी। और इसका हमें क्या करना है, x के सापेक्ष इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन यानी आंशिक अवकलन हमें करना होगा। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब इस n का हम यहाँ पर x के सापेक्ष यहाँ पर आंशिक अवकलन करेंगे तो कैसा होगा, अगर हम x के सापेक्ष कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा y क्या होगा, अचर होगा यानी कांस्टेंट होगा, क्योंकि आंशिक अवकलन में यही होता है। फिर y का क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, ए स्क्वायर को पहले से ही बाहर रख देते हैं। हमने ए स्क्वायर को साथ साथ हम सॉल्व करते गए थे, लेकिन इस वाले में हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर को पहले से ही यहाँ पर बाहर रख देते कोष्टक में, जिससे हमारा थोड़ा और आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हम ए स्क्वायर यानी जो हमारा कांस्टेंट उसे हम पहले से बाहर रख देते हैं। आपको क्या करना है, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का आपको आंशिक अवकलन करना है। तो अभी मैंने आपको बताया था, जो आपके अपॉन में वैल्यू होती है उसका पहले आपको स्क्वायर कर देना है, फिर जो अपॉन में वैल्यू होती है उसको ऊपर वैसा का वैसा रहने दीजिए, उसके साथ जो ऊपर वाली वैल्यू थी उसका अवकलन कर दीजिए। तो एक्स का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर माइनस आता है आपके जो फॉर्मूले में आपको दिया होता है। फिर आपकी जो ऊपर वाली वैल्यू थी क्या दे रखी है आपको, एक्स, क्योंकि ए स्क्वायर तो हमने पहले से बाहर कॉमन ले लिया, तो इसको आपको ध्यान नहीं देना है। एक्स वैल्यू दे रखी है तो एक्स वैल्यू को उतार दीजिए और नीचे वाली का आपको अवकलन यहाँ पे आंशिक अवकलन कर देना है। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और y तो यहाँ पर हमारा अचर की तरह व्यवहार कर रहा है तो इसका तो अवकलन यहाँ पर 0 आपके हो जाता है। यहाँ पर ये हमारा फाइनल निकल के आ जाता है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, इन वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो दोबारा वही बन जाएगा। 2x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x स्क्वायर यहाँ पर आपके आ जाएगा। इसका थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर y स्क्वायर दे रखा है, x स्क्वायर में से -2x स्क्वायर को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -x स्क्वायर यहाँ पर आपके आ जाता है।
ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ऊपर भी यहाँ पर आपको उसी फॉर्म में होना चाहिए, यानी एक्स आगे और वाई पीछे होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे एक्स तो यहाँ पर माइनस का दे रखा है और वाई प्लस का है, तो हम क्या करते हैं, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये एक्स किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और वाई माइनस में हो जाएगा। तो हम इसे आगे यहाँ पर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यहाँ पर आपके आ चुका है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर आपके डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स इक्वल आया है या नहीं आया। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर हमारे डेल एम अपॉन डेल वाई क्या निकल के आया था, ए स्क्वायर कोष्ट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। और यहाँ पर हमारे डेल एन अपॉन डेल एक्स क्या निकल के आया है, वो भी तो वही आया आपके। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने वहाँ पर बस ब्रैकेट बना रखा है, तो यहाँ पर आप ब्रैकेट भी बना लीजिए। ठीक है, तो जो हमारा सेम यहाँ पर आपके आंसर आया डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स। तो जब ये आपके यहाँ पर बिल्कुल सेम आ जाते, इक्वल आ जाते, तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, अतः ये यथार्थ अवकल समीकरण है, यानी सो इट इज अ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन अभी यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर नहीं आया। आप सबको पता है कि ये तो अभी हमारे आंसर शुरुआत ही हुई है एक तरह से, क्योंकि यहाँ पर हमें इक्वल लाना था। पहले तो ये चेक करना था कि ये यथार्थ होगी या नहीं होगी, तो ये यथार्थ तो पक्का होगी। उसके बाद हमें इसका आंसर लाने के लिए इसको 3 स्टेप यहाँ पर निकालनी होगी। फर्स्ट स्टेप क्या है, जो हमारी m की वैल्यू थी उसको आपको x के सापेक्ष यहाँ पर समाकलन कर देना है। तो ये करते हैं। तो यहाँ पर जब आप इस m का यहाँ पर x के सापेक्ष यहाँ पर इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पर आप देखिएगा सबसे पहले तो m की वैल्यू को लिख देना है, उसके बाद आपको इसका x के सापेक्ष समाकलन यहाँ पर कर देना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले इन्हें सेपरेट कर लीजिए, इसका इंटीग्रेशन भी, इससे इंटीग्रेशन जो हमारा समाकलन है इसको पहले x के साथ ले लेते हैं, x कोष्टक के बाद dx। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन x dx आ गया, फिर प्लस में फिर एक बार इंटीग्रेशन को इसके साथ भी यहाँ पर ले लीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर हम यहाँ पर x के सापेक्ष इंटीग्रेशन यानी समाकलन कर रहे थे, यहाँ पर हमारा y क्या होगा, निश्चर होगा, यानी इनवेरिएंट होगा, यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि अचर होगा। तो ये ए स्क्वायर वाई को हम क्या लिया थे, बाहर लिया थे, क्योंकि ये पूरा ही हमारा अचर है, क्योंकि ए स्क्वायर तो पहले से होता है, वाई को हमने मान लिया, तो ये बाहर आ जाता है। और फिर इंटीग्रेशन किस पे हो जाएगा, यहाँ पर आपकी इस पूरी वैल्यू पे यहाँ पर आपकी हो जाएगा, जो बची है आपकी 1 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx यहाँ पर आपके आ जाता है। अब इसका सिंपली हमें इंटीग्रेशन कर देना है, तो x का इंटीग्रेशन करेंगे x के सापेक्ष यानी समाकलन करेंगे, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यहाँ पर आपके आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे ए स्क्वायर वाई वैल्यू तो आपकी सेम टू सेम वैसी रहने वाली है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे आप इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, जरा सोचिए। तो बिल्कुल सिंपल होने वाला है। यहाँ पर अभी मैंने क्या कहा, अगर यहाँ पर आप x के सापेक्ष इंटीग्रेशन कर रहे हैं यानी समाकलन कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको y को क्या मानना है, निश्चर मानना है, यानी अचर मानना है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन है, क्योंकि यहाँ पर तो y तो अचर की तरह व्यवहार कर रहा है। तो हम इसे एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि ये y एक तरह से अचर की तरह यानी a की तरह ही तो व्यवहार कर रहा है। तो हम इसे इसका फॉर्मूला यहाँ पर हम लगा सकते हैं, और इसका फॉर्मूला आप सबको बेटर तरीके से अच्छी तरह से पता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन यहाँ पर आपके होता है। और इन सब फॉर्मूले को आपने अच्छी तरह से 12th में अच्छी तरह से तैयार कर रखा होगा, और जल्दी हम इसके लिए ऊपर भी यहाँ पर सेपरेट वीडियो यहाँ पर बना देंगे। काफ़ी बिजी शेड्यूल होने के कारण हम इसे काफ़ी दिनों से भूल जाते हैं। मैंने आपको काफ़ी वीडियो में कहा भी है कि हम जल्दी यहाँ पर लाएंगे, लेकिन आप चिंता मत कीजिए कि 1-2 दिन में हम आपके लिए यहाँ पर सेपरेट वीडियो बना देंगे। इसके ऊपर हमने काम शुरू कर दिया है, जिसमें जितने भी डिफरेंशियल है यानी अवकलन के और साथ में यहाँ पर इंटीग्रेशन यानी समाकलन के, इनके ऊपर सेपरेट वीडियो आपके जल्दी यहाँ पर आपको मिलने वाला है। उसका लिंक जल्दी आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी यहाँ पर आपके होता है, तो उसी का फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा देते हैं। जहाँ पर भी आपकी a दे रखा है उसकी जगह हम क्या रख देंगे, y रख देंगे, और x की जगह तो x आपके आएगा। तो ये कैसा हो जाएगा आपके 1 अपॉन वाई tan इनवर्स x अपॉन वाई प्लस सी यहाँ पर आपके आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 अपॉन वाई tan इनवर्स x अपॉन वाई यहाँ पर आपके आ चुका है। यहाँ पर हम कांस्टेंट वैल्यू को नहीं ले रहे, इसका कारण ये है क्योंकि यहाँ पर हम बाद में जो हमारे यहाँ पर थर्ड जो हम निकालते हैं आंसर फर्स्ट प्लस थर्ड इक्वल टू सी, कांस्टेंट हम उसी जगह एक साथ हम यहाँ पर रख देंगे, इसलिए हमने इस प्लस सी को यहाँ पर नहीं लिखा है। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट सोच भी सकते हैं कि सर आपने यहाँ पर प्लस सी को क्यों नहीं लिखा, तो क्योंकि हम यहाँ पर फाइनल आंसर में पहले से हमने वहाँ पर रेडी कर रखा है कि हम वहाँ पर इक्वल टू के कॉन्स्टेंट यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर कॉन्स्टेंट को साथ में लेके नहीं चल रहे। ओके, उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर हमारा आ चुका है। यहाँ पर हमारे y से y क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पर कट हो जाएगा। क्या बचेगा आपके एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन वाई यहाँ पर हमारा आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर सेकंड स्टेप में चलते हैं। तो सेकंड स्टेप में क्या करना होता है कि आपके जो फर्स्ट में यहाँ पर आपके आंसर आया है उसको आपको y के सापेक्ष क्या कर देना है, आंशिक अवकलन
कर देना है। अब आपको ऐसे क्वेश्चन काफ़ी सिंपल लगने लग गए होंगे क्योंकि आप कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कर चुके हैं और एक दो क्लासेस में आपके और ऐसे क्वेश्चंस चलेंगे क्योंकि ये जो आपका मेथड है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम जितने हो सके आपको क्वेश्चंस कराने की कोशिश कर रहे हैं। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि पहले यूनिवर्सिटी में पूछे गए क्वेश्चन है, आपकी बुक के क्वेश्चन है, साथ में इनके आने के काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं। तो हम इस प्रकार से यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चन यहाँ पर कराने वाले, और जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे भी कि आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ये अभी इसका जो आपका आंसर आया है इसका आपको y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है। यहाँ पर आंसर क्या आया हमारे, ये वाली वैल्यू आई है, इसका हमको y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर देना। अगर y के सापेक्ष कर रहे हैं तो x को अचर मानना होगा, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाती है, अचर हो जाती है, क्योंकि 2 तो पहले से होता है, x को हमने मान लिया, तो इसका आप आंशिक अवकलन करेंगे तो 0 आ जाएगा, ए स्क्वायर वैल्यू वैसी की वैसी रहेगी। और जब आप tan इनवर्स x अपन y का इंटीग्रेशन यानी आप यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं यानी आंशिक अवकलन करते, तो वो क्या आता है आपका 1/1 प्लस एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर आता है। अब आप कहेंगे कि सर ये कैसे आ गया, तो ये नॉर्मल सा फॉर्मूले होते हैं आपके अवकलन के, कि जब आप tan इनवर्स का यहाँ पर आप अवकलन करते तो वो होता है आपके 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि जो पूरी भी यहाँ पर वैल्यू होती है इसके साथ इसका क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है, यानी 1/1 प्लस यहाँ पर जो वैल्यू है उसका स्क्वायर हमें यहाँ पर करना होता है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। यहाँ पर हमने कर दिया, फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हम अगर y के सापेक्ष कर रहे हैं तो x हमारा एक तरह से क्या यहाँ पर अचर है, तो यहाँ पर हमारा अभी हमारे यहाँ पर इसका यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन तो हमने कर दिया, लेकिन इस वैल्यू का भी तो अभी हमें यहाँ पर अवकलन करना होगा, तो वो कैसे होगा, वो होगा आपका -x अपॉन में वाई स्क्वायर। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर अपॉन में जो आपकी वेरिएबल वैल्यू रहती है यानी जो चर वैल्यू रहती है उसका क्या हो जाता है स्क्वायर, साथ में यहाँ पर माइनस भी आपके आ जाता है, तो क्या आ जाता है -x अपॉन वाई स्क्वायर। इसका आप बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आपको फॉर्मूले का ज्ञान बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि आपकी इस चैप्टर पूरे चैप्टर में फॉर्मूले का ही काम आने वाला है। अभी तो आप कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे तो और भी यहाँ पर आपके फॉर्मूले आने वाले जो कि आपको आने चाहिए। अगर आपको ये सब फॉर्मूले नहीं आते तो आप क्वेश्चंस कैसे करेंगे, ठीक है। ऐसे हाथों हाथ में आपको यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस में जो भी फॉर्मूले आ रहे हैं मैं हाथों हाथ आपको साइड में वहाँ पर लिखवा रहा हूँ, जिससे आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो आप यहाँ पर क्या कर लीजिएगा, यहाँ पर साइड में लिख लीजिएगा tan इनवर्स x का क्या, जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका यानी अवकलन का फॉर्मूला क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आपके आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर आपके क्या करेंगे, इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर है, ये इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाता है, अपॉन में क्या आ जाएगा आपका वाई स्क्वायर आ जाएगा। ये वाई स्क्वायर को क्या भेज देंगे, हम ऊपर भेज देंगे, तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ पर आपके हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस वाई स्क्वायर को हमने ऊपर भेजा तो ये ए स्क्वायर वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पर आ चुका है, साथ में ये वैल्यू यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर वाई से वाई सिंपली हमारे यहाँ पर कट हो जाएगा और क्या बचेगा -a² अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा सेकंड स्टेप में यहाँ पर आ चुका है। अब बात करते हैं हमारी यहाँ पर जो लास्ट स्टेप है, थर्ड स्टेप, जो कि हमारी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसे आप बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। जैसे कि यहाँ पर आप थर्ड स्टेप देख सकते हैं, जो कि क्या है, यहाँ पर जो हमारे सेकंड में आंसर आया उसको हमें n में से क्या कर देना है, माइनस यहाँ पर कर देना है, फिर उसका y के सापेक्ष इंटीग्रेशन भी कर देना है। तो हमारे यहाँ पर n वैल्यू क्या थी, आप शुरुआत में देख लीजिएगा, हमने वहाँ पर m और n की वैल्यू निकाली थी, तो n की वैल्यू थी वहाँ पर आपकी y -a² अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर आपके ये वैल्यू क्या आई थी अभी आपके आंसर, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो वैल्यू में आंसर आया वो माइनस में है, और यहाँ पर पहले से माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। और क्या आता है a² अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पर आ जाता है। अब आप देख सकते हैं ये दोनों वैल्यू क्या सेम है, एक माइनस में और एक प्लस में, तो इन दोनों का हम कट कर सकते हैं, बिल्कुल कट हम यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। क्या बचेगा आपका y dy यहाँ पर आपका बच जाएगा इंटीग्रेशन में, और इसका इंटीग्रेशन तो बिल्कुल आसान होता है, y² अपॉन 2 यहाँ पर आपके आ जाता है। अब आपको फाइनल आंसर लाने के लिए क्या करना होगा, आपको जो फर्स्ट स्टेप में आंसर आया और जो आपके थर्ड स्टेप में अभी आपके आंसर आया, इन दोनों को प्लस करके इक्वल टू के सी यहाँ पर आपको रख देना है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे जो फर्स्ट में आया था थर्ड में आया है, यहाँ पर हमारा आंसर इसको इक्वल टू की सी जैसे हम रखते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x² अपॉन 2 प्लस a² tan इनवर्स x अपॉन वाई, फिर प्लस थर्ड में क्या आया था आपके y² अपॉन 2 इक्वल टू सी। यही हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, फाइनल आंसर यहाँ पर हमारे हो जाता है। और इस क्वेश्चन की अभी आप इस क्लास कंप्लीट होने के बाद अच्छी तरह से प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, उसके आने के काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चांस बनते। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अभी हमें 1 या 2 क्लासेस आपकी और आएगी, यहाँ पर लगभग 1 क्लास और आएगी आपकी, जिसमें हम यथार्थ अवकल समीकरण के और जितने भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं उनको हम कंप्लीट यहाँ पर आपके
करवा देंगे। ठीक है, आज की क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके यहाँ पर जरूर बताइएगा। अगर कोई डाउट रह गया तो भी आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और जिन भी स्टूडेंट्स को यहाँ पर बर्नौली समीकरण तक की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो स्टोर है पीडीएफ स्टोर, वहाँ से जाके आप उसे परचेस कर सकते हैं। उसके आगे की पीडीएफ आपको जल्दी हमारे पीडीएफ स्टोर पे भी मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।